आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ग्रेविटेशन वाला जो पार्ट है उसके कुछ एमसीक्यूज़ मॉडल एमसीक्यूज़ देखेंगे। इन मॉडल एमसीक्यूज़ में सबसे पहले है इन द फार्मूला एफ इज़ इक्वल टू जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर द क्वांटिटी जी डिपेंड्स अपॉन लोकल वैल्यू ऑफ जी। अब ज़ाहिर है उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करती। इज़ यूज्ड ओनली व्हेन द अर्थ इज़ वन ऑफ द टू मैसेस। ये भी ज़रूरी नहीं है, हर ग्रेविटेटिंग बॉडी के लिए ये जी यूनिवर्सल कांस्टेंट का नेचर है, तो इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन ठीक होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ अ प्लैनेट इन ऑर्बिट अराउंड द सन इज़ प्रोपोर्शनल टू द मैस ऑफ द प्लैनेट द मैस ऑफ द सन। तो मैस ऑफ द सन है जो ग्रेविटेटिंग बॉडी है उसके मैस के प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है सूटेबल यूनिट फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन फॉर द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी आर। ये सिंपल आप फार्मूला लिखें और उसके बाद ये कैलकुलेट कर लेंगे। सामने मैंने कुछ उसको कैलकुलेट करने की कोशिश भी की है। द ग्रेविटेशनल कांस्ट जी हैज़ डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स में ये जिस तरह न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर डिराइव्ड यूनिट्स की टर्म्स में ये सिंपल है, आप आमतौर पे यही लोगों को याद होता है। अर्थ exert a gravitational force on the moon keeping it in its orbit. The reaction to this force in the sense of Newton's third law is centripetal force on the moon, the nearly circular orbit of the moon, the gravitational force on earth by the moon. ज़ाहिर है इक्वल और अपोजिट जो रिएक्शन फोर्सेस होती हैं वो डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर होती हैं, तो इस सेंस में यहाँ पर उसने रखा हुआ है कि मून पर मून की वजह से जो अर्थ है उसके ऊपर। तो नेक्स्ट है आपके पास आप आर्टिकल, अच्छा ये तो खैर डिफरेंट है। Let F1 be the magnitude of the gravitational force exerted on the sun by earth and F2 be the magnitude of the force exerted on earth by the sun. Sun by the earth or earth by the sun. Then F1 is equal to F2. ये जो न्यूटन थर्ड लॉ वाली प्रॉपर्टी है। Let M denotes the mass of the earth and let R denotes its radius. The ratio G over G at the earth's surface. ये आपने सिंपल फार्मूला लिखना है। ये देखें जी ओवर जी एट द अर्थ सरफेस जो है वो एम ओवर आर स्क्वायर, ये बी ऑप्शन है इसमें, ये फार्मूले का जैसे इस्तेमाल है। इसी तरीके से द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ जी एट द अल्टीट्यूड अबव द सरफेस ऑफ अर्थ ऑन टू वन अर्थ डायामीटर इज, ये फार्मूला है उसको कैलकुलेट करने का। एग्जैक्ट फार्मूला ये है जी प्राइम को मालूम करने का। बाज़ दफ़ा उसकी अप्रॉक्सीमेशन कर लेते हैं। अप्रॉक्सीमेशन करने के लिए ये उसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देते हैं और बाइनोमियल एक्सपेंशन की सूरत में जी प्राइम इज़ इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ जी लिखा जाता है, यानी डायरेक्ट जी से कैलकुलेशन हो जाती है जी प्राइम की। और यहाँ पर ये है 1 प्लस एच ओवर आर ई। इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर हम करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, -2 हो जाएगा, ये -2 इधर आएगा, तो बाकी हायर आर्डर टर्म्स जो है वो नेगलेक्ट कर दी गई हैं यहाँ पर। तो जी इज़ इक्वल टू जी प्राइम इनटू दिस फार्मूला। ये फार्मूला भी आप याद रखें आप अपने लिए, और ये फार्मूला जो है वो जो भी आपको वैल्यू दी हुई हो एच की उसमें पुट करें। फॉर द प्रेजेंट केस एच की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ दी हुई थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पुट किया और उसकी जी प्राइम की वैल्यू को कैलकुलेट किया। तो ये मोस्ट जनरल फार्मूला है, आप हमेशा के लिए इसको याद करें। आ रॉकेट शिप इज़ कोस्टिंग टूवर्ड्स अ प्लैनेट, its captain wishes to know the value of g at the surface of the planet. This may be inferred by measuring the apparent weight of one of the crew, measuring the apparent weight of an object of known mass in the ship, measuring the diameter of the planet, measuring the density of the planet,
observing the ship's acceleration and correcting the distance from the center of the planet। इसमें ई है observing the ship's acceleration, और उसको क्या चाहिए, ships का acceleration यानी उसकी towards acceleration अगर आप वो मेजर कर लेगा और फिर उसमें जिस हाइट पे ऊपर उसने मेजर की है या ऑब्ज़र्व किया है वो एक्सेलेरेशन, उसको उसकी करेक्शन लगा देगा इसी फार्मूले के तहत, तो उस तरीके से आपके पास उसको उसका आइडिया हो जाएगा। सपोज यू हैव अ पेंडुलम क्लॉक दैट कीप्स करेक्ट टाइम ऑन अर्थ, यानी उसका टाइम अर्थ के ऊपर वो ठीक रखता है यानी सही रहता है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये है। विदाउट चेंजिंग द क्लॉक यू टेक इट टू द मून, फिर आप उस क्लॉक को मून पे ले गए और जहाँ पे वैल्यू जो है वो एक्सेलेरेशन की 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, ये भी याद रख लें, आमतौर पे आपसे यही पूछ लिए जाते हैं। फॉर एवरी आवर इंटरवल द मून क्लॉक विल रिकॉर्ड, तो ये कैलकुलेशन जो है वो आपके सामने मैंने की है, ये ठीक है ना। GE 9.8 लिख लें आपने, फिर टाइम पीरियड जो है उसके हवाला से बात करनी है, फिर आपने उसकी रेशो ले ली है। तो जो टाइम एट मून है, ये जो टाइम एट अर्थ है, तो फिर इस तरीके से आपके पास है जी अर्थ और GM अंडर रूट इनटू टाइम ऑन अर्थ। तो R जो है वो ऑन अर्थ है, इसलिए यहाँ पर H रखा हुआ है, ठीक है। The mass of an object is slightly different at different location on earth is a vector quantity independent of acceleration due to gravity। mass तो ज़ाहिर है independent है, ये understood है। An astronaut on the moon simultaneously drop a feather and a hammer, मून के ऊपर वो फीदर और हैमर को साइमल्टेनियसली ड्रॉप कर देता है, वो वहाँ पे एयर फ्रिक्शन नहीं है, ये ध्यान रखना। द फैक्ट दैट दे लैंड टुगेदर शो दैट in the absence of air resistance all the bodies at a given location fall with the same acceleration, क्योंकि फोर्स एक जैसी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। द मैस ऑफ द हाइपोथेटिकल प्लैनेट इज़ 1/100 दैट ऑफ अर्थ। एक हाइपोथेटिकल प्लैनेट है जिसका मैस अर्थ का 1/100 टाइम्स है और उसका रेडियस 1/4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ है। द पर्सन 600 न्यूटन ऑन अर्थ, यानी एक पर्सन है जिसका मैस अर्थ के ऊपर 600 न्यूटन है, तो उस प्लैनेट के ऊपर उसका मैस क्या होगा। मैस जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होता है। ये मैंने जस्ट फार्मूला लिखा है और उसमें वैल्यूज़ पुट की हैं सारी, तो वो फार्मूला जो है हमें बता देता है 96 न्यूटन आ गया। इसकी कैलकुलेशन आप खुद करें तसल्ली के साथ। एन ऑब्जेक्ट एट द सर्फेस ऑफ अर्थ weighs 90 न्यूटन, इट्स वेट एट द डिस्टेंस 3r फ्राम द सेंटर ऑफ अर्थ इज, ठीक है ना। उसी तरीके से वो कैलकुलेशन का जो तरीका आपको बताया था, उसमें r की वैल्यूज़ जो h की वैल्यूज़ जो है वो पुट कर लेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज़ रेज फ्राम द सर्फेस ऑफ अर्थ टू अ हाइट ऑफ 2 रेडियाई above the earth, then its mass increases and its weights remain constant। An object is raised from the surface of earth to a height 2 अर्थ रेडियाई, ऊपर चले गए हैं आप। इट्स मैस रिमेन कांस्टेंट, इट्स वेट डिक्रीजेज, ज़ारा जी की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी तो इसका वेट डिक्रीज हो जाएगा। फिर इसी तरीके से वन ऑफ द फॉलोइंग वेयर वुड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी लीस्ट, यानी कहाँ भी लीस्ट होगा। 2000 माइल्स अबव द सरफेस ऑफ अर्थ है, फिर एट द नॉर्थ पोल, एट द इक्वेटर, एट द सेंटर ऑफ अर्थ। लीस्ट होगा एट द सेंटर ऑफ, क्योंकि उसमें ग्रेविटी ज़ीरो हो जाएगी। तो एट द साउथ पोल तो नहीं है, टी इसलिए है। इफ़ अर्थ वार टू बी रोटेट एट 100 टाइम पर ईयर्स अबाउट इट्स एक्सिस, 100 टाइम्स पर ईयर, यानी 100 चक्कर मुकम्मल करे अगर। एयरप्लेन फ्लाइंग वेस्ट टू ईस्ट वुड मेक बेटर टाइम, we would fly off the earth's surface, our apparent weight would slightly increase, हमारा apparent weight slightly increase हो जाएगा। apparent weight जो है उसका ताल्लुक इस फार्मूले के साथ है, ये आपने अब याद रखना है फार्मूला। तो इस हिसाब से
An astronaut is orbiting space feel weightless because she is beyond the range of gravity or pulled towards the center of has the same acceleration as the spacecraft और उसका acceleration जो है वो same है. The escape speed at the surface of Earth is approximately 8 km per hour. What is the mass in units of the Earth of the mass? The planet twice the radius of the Earth for which the escape speed is twice that of Earth. तो ये escape speed का फार्मूला है, इसमें ये मैंने कैलकुलेशन की हुई है वैल्यूज़ पुट करके. काइंडली आप इसको देख लें. C इज़ इक्वल टू 8. फिर इसी तरीके से एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम एन आल्टीट्यूड ऑफ द अर्थ रेडियस अबव अर्थ सरफेस इफ m is mass of earth and r is radius the speed of object just before it hits the ground is given by. इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर लें. ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो इसमें ए ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन इस कैलकुलेशन से सी ऑप्शन निकलता है. ठीक है. A projectile is fired straight upward from the surface with the speed that is half the escape speed. यानी स्पेस स्पीड से हाफ है. If r is the radius of the highest altitude reached measure from the surface of earth is. तो ये h का फार्मूला जो है वो यहाँ से कैलकुलेट किया है.